अपना टॉपिक चल रहा था, फोर्स बल के बारे में देख रहे थे, टाइप ऑफ फोर्स बल के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण बल को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगता है। इस ब्रह्मांड की कोई भी दो पिंडों उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है किन्हीं वस्तुओं को, और उसको गुरुत्वाकर्षण बल ही कहते हैं, पर उसका अलग से एक नाम दिया जाता है, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल एक ही बात है। गुरुत्वाकर्षण बल तो ये मानिए कि प्रत्येक जो दो पिंड होते हैं ब्रह्मांड में उनके बीच में लगता है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसको नाम शॉर्ट में दे दिया गया गुरुत्वीय बल। एक ही बात है, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। ये एक बुक के अंदर लिखा हुआ था, एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद में कुछ दो फैक्ट थे जो किसी ने पूछे थे कि सर ऐसा होता है क्या। एक तो ये फैक्ट था कि जब सर एक समान त्वरण हो, एक समान त्वरण हो, वो कौन सा ही त्वरण हो सकता है। जब त्वरण का मान समान हो तो क्या वेग की दिशा अलग अलग हो सकती है? वेग की दिशा अलग अलग हो सकती है? ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है हाँ, हो सकती है। एक कंडीशन है जिसमें ऐसा संभव हो सकता है। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही है या नीचे की ओर आ रही है, तब हम पृथ्वी के जो लगभग है ना, उस एरिया में हम जी का मान फिक्स मानते हैं। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही मानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। एक समान त्वरण मानते हैं, ऊपर वस्तु जाती है या नीचे जाती है तब एक समान त्वरित गति करती है। तब ध्यान रखना, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वेग की दिशा क्या हो सकती है, बदल सकती है। क्या हो सकती है? बदल सकती है। तो ये ध्यान रखना, ये एक कंडीशन ऐसी है। वेग के मान में भी परिवर्तन हो सकता है। तो वेग के मान में परिवर्तन होगा तब तो वही होगा ना, वेग के मान में परिवर्तन हो रहा है। वेग के मान में परिवर्तन होगा तो तभी तो त्वरण उत्पन्न होगा। एक समान जो वेग में परिवर्तन होगा तभी एक समान त्वरित गति कहलाएगी। पर वेग की दिशा भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। वस्तु ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ध्यान रखना। और एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा भी कोई एक केस या कोई संभव हो सकता है क्या कि जब कोई वस्तु की किसी कण की चाल क्या हो, शून्य हो, चाल शून्य हो, और उस वस्तु पर त्वरण लगता हो, उस वस्तु पर त्वरण लग रहा है, त्वरण लग रहा है। ऐसा संभव हो सकता है कि हाँ, जब कोई वो व्यक्ति है वो किसी सतह पर खड़ा हुआ है तो उसके जो त्वरण लगेगा जी का मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना। ठीक है। तो उसकी चाल शून्य है, फिर भी ये एक ही कंडीशन है। यहाँ से कभी प्रश्न इस टाइप के प्रश्न पूछे नहीं गए हैं परीक्षाओं में, पर किसी ने पूछे तो मैं नॉर्मली ये बता देता हूँ आपको। आज हम पढ़ेंगे मूल कण मूल बल के हमने चार प्रकार पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो पढ़ा था वो दूसरा जो लिखा था वो लिखा था विद्युत चुम्बकीय बल। तीसरा लिखा था दुर्बल नाभिकीय बल, और चौथा लिखा था प्रबल नाभिकीय बल। ये चार बल, इनमें से आज हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम देख चुके हैं। दूसरा जो बल है वो विद्युत चुम्बकीय बल है, जिसमें विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में देखेंगे। विद्युत चुम्बकीय बल को दो तरीके से विभाजित करते हैं हम, एक तो स्थिर विद्युत बल और एक चुंबकीय बल। ठीक है। तो आज हम जो इस कक्षा में करने वाले हैं वो स्थिर विद्युत बल के बारे में देखेंगे। दो आवेशों के बीच में जो आकर्षण होता है उनके बारे में देखेंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में देखेंगे। आवेश का गुणधर्म क्या होता है वो देखेंगे। कूलॉम का नियम क्या होता है वो देखेंगे। कोई वस्तु में आवेश में कमी कब आती है, अधिकता कब आती है वो देखेंगे। कौन सी वस्तु धनावेशित होती है, कौन सी ऋणावेशित होती है वो देखेंगे। और ये जो पाठ है वो मैं बता देता हूँ। ये कक्षा 8 की बुक है प्राकृतिक घटनाएं, उसके अंदर आवेश के बारे में दे रखा है। अभी आवेश के बारे में दे रखा है, ध्यान रखना। तब मैं आपको आवेश की जितनी भी जानकारी आवेश के संबंधित पढ़ेंगे। और स्थिर विद्युत बल के बारे में कूलॉम ने बताया था, कूलॉम ने अपना नियम दिया था, वो नियम क्या दिया था वो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलो तो ये चार बल हमने पढ़े थे। मूल बल गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, और प्रबल नाभिकीय बल, और दुर्बल नाभिकीय बल। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगता है। दो द्रव्यमान वाली वस्तु के बीच में लगता है, वस्तु के बीच में लगता है, जिसका मान अप जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। ये हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं। और इसकी जो प्रकृति होती है ना वो ये आकर्षण प्रकृति का होता है। क्या होता है? आकर्षण
प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। इसकी जो प्रास की बारे में बात करते हैं कि इसकी प्रास कितनी होती है, तो प्रास में बता देता हूँ 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻⁻15 मीटर से लेकर अनंत तक प्रास होती है। इसकी अनंत प्रास होती है। अनंत तक ये बल लग सकता है। दो पिंड जब अनंत दूरी पर होना तब भी इनके बीच में क्या लग सकता है? गुरुत्वाकर्षण बल लग सकता है। इसकी जो प्रकृति, एक तो ये आकर्षण प्रकृति का होता है, ये कि सबसे दुर्बल बल होता है। सबसे दुर्बल बल, दुर्बल या कमजोर बल। परास अधिकतम होती है परंतु सबसे दुर्बल और कमजोर बल होता है। ये बातें पढ़ ली। थोड़ा सा इनमें 2-3 पॉइंट है जिसमें अंतर देख लेते हैं, उसके बाद में एक एक बल को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें से यही बल पढ़ने, ये दो बल ही पढ़ने इंपॉर्टेंट है। प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल यहाँ से प्रश्न नहीं आता है, तो हम यहाँ इस तरीके से कर लेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो ये हो गया। अभी विद्युत चुंबकीय बल, जब दो स्थिर आवेशों के बीच में, जब दो स्थिर आवेशों के बीच में, स्थिर आवेशों के बीच बल लगता है, बल लगता है, तो बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल। और जब गतिशील आवेशों के बीच में लगता है ना, गतिशील आवेशों के बीच में, गतिशील आवेशों के बीच में लगता है, आवेशों के बीच में लगता है, तो क्या होता है? अभी विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो वहां विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो गतिशील आवेशों के बीच में लगता है ना, उसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत केबल कहते हैं। चुंबकीय बल कहते हैं, या आप इसको सीधा ही चुंबकीय बल भी बोल सकते हो। इसके बारे में जो स्थिर विद्युत बल के बारे में कुलाम ने नियम दिया था, इसी तरीके से दिया था कि दो आवेशों के बीच में जब आवेश स्थिर हो, तब ये ध्यान रखना, स्थिर आवेशों के संबंधित दिया था, स्थिर विद्युत बल के बारे में दिया था उन्होंने केवल। ठीक है ना? तो इस तरीके का एक फॉर्मूला दिया था, वो हम पढ़ लेंगे कि वो उस बल का मान कितना होता है। अप बराबर के Q1 Q2/R², उसी के जैसा था। ठीक है, पर इसकी प्रकृति देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल, इनमें क्या होता है? इसकी प्रकृति आकर्षित आकर्षित व प्रतिकर्षित करने की होती है। आकर्षित व प्रतिकर्षित दोनों प्रकृति होती है इनकी। ये आकर्षित समान आवेश होते हैं ना, समान आवेश, वो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो डाबरो, विपरीत लिंग होएगा, पुरुष स्त्री को आकर्षित करेगा, पुरुष पुरुष आपस में क्या करेगा? प्रतिकर्षण होगा। तो समान आवेश आकर्षण करते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इनकी प्रकृति क्या होती है? आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों प्रकार की होती है। इसकी प्रास की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय बल की जो प्रास होती है ना, वो इससे थोड़ी सी कम होती है। ठीक है ना? इसकी प्रास भी वैसे अनंत ही मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अनंत ही मानी जाती है। यही सेम यही होता है, 10⁻⁻15 से लेकर अनंत तक अनंत प्रास मानी जाती है। ठीक है, परंतु उसकी तुलना में क्या होती है? थोड़ी सी। सबसे दुर्बल या कमजोर बल ये है, और ये विद्युत चुंबकीय बल होता है ना, ये सबसे प्रबल 2 नंबर प्रबल आता है। सबसे प्रबल बल ये होता है, ध्यान रखना, सबसे प्रबल बल। उसके बाद में क्रम लिखा दूंगा मैं, फिर 2 नंबर ये प्रबल होता है, फिर 3 नंबर ये होता है, फिर 4 नंबर ये होता है। अब आता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? अभी ये एक नाभिकीय बल होता है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? भी नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है ये। न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। इनके बीच में एक बल काम करता है जिसको प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि ये बल होता है ना, ये आकर्षण प्रकृति का होता है। आकर्षण प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है। इसी कारण तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं, वो एक साथ बंधे रहते हैं आपस में। ठीक है ना? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस प्लस होते हैं। विद्युत चुंबकीय बल के हिसाब से देखे ना, तो दो प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस प्लस फिर क्या होने चाहिए? प्रतिकर्षित होने चाहिए, नाभिक से बाहर निकल जाने चाहिए। पर इन दोनों को बांधे रखने का काम करता है ना, वो कौन करता है? प्रबल नाभिकीय बल करता है। वो इससे प्रबल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इसकी प्रकृति क्या होती है? आकर्षण प्रकृति होती है, ये ध्यान रखना। इसकी जो प्रास होती है ना, ये होती है 10⁻⁻15 मीटर।
यही होती है। एक जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है ना, उसके उसके अंदर अंदर काम करता है ये भी प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक की। और नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं परमाणु में, यही होता है। तो ये 10⁻⁻15 मीटर इसकी प्रास होती है, और यही नाभिक की क्या होती है, त्रिज्या होती है। इतनी त्रिज्या में ये घूमता है, ठीक। ये सबसे प्रबल बल है, सबसे प्रबल बल है। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल नाम ही दुर्बल नाभिकीय बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में थोड़ा प्रबल होता है, ध्यान रखना। सबसे दुर्बल बल वही होता है। तो ये दुर्बल नाभिकीय बल होता है ना, जब ये नाभिकीय अभिक्रिया होती है ना, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, जैसे रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव जो अभिक्रिया होती है ना, अभिक्रिया के समय यह बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। जब बीटा किरणें जब बाहर निकलती है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सामान्यता होता है ना, जो ये लगता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में लगता है, ये इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रिनो, ये कण होता है, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रिनो के बीच लगता है ये बल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब रेडियो एक्टिव अभिक्रिया के समय या नाभिकीय अभिक्रिया होती है, तब ये दुर्बल नाभिकीय बल काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो कोई कण होता है, उनके बीच में क्या करता है, ये कार्य करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी जो प्रकृति, इसकी जो परास होती है ना, वो 10⁻⁻16 मीटर होती है। सबसे कम परास इसी की होती है, भी ध्यान रखना। सबसे कम परास किसकी होती है, इसी की होती है। सबसे कम परास इसकी होती है, सबसे अधिक परास गुरुत्वाकर्षण बल की होती है। पर सबसे कमजोर बल ये होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर आपको प्रबल बल और कमजोर बल पूछे ना, बल बल की प्रबलता, ये तो नॉर्मल है, नोट लगा के इसको इस तरीके से नॉर्मल सा लिख लेना भी, ये आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रबल की बल की प्रबलता के बारे में सबसे जो होता है वो प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। उसके बाद में जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल के बाद में होता है वो प्रबल जो दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल के बाद में सबसे गुरुत्वाकर्षण बल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में स्थिर विद्युत बल के बारे में हम देखेंगे कि स्थिर विद्युत बल होता है वो होता क्या है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो स्थिर विद्युत बल के बारे में देख लेते हैं। स्थिर विद्युत बल, आपने आवेश नाम सुना होगा, चार्ज नाम सुना होगा। तो ये ध्यान रखना कि आवेशों के बीच में एक बल काम करता है, आवेशों के बीच में एक बल लगता है, आवेशों के बीच बीच एक बल कार्य करता है, जिसको स्थिर विद्युत बल कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिर आवेश होते हैं ना, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश होते हैं, आवेश, स्थिर आवेश होते हैं, या बिंदुवत आवेश, या वो आगे पढ़ेंगे, बिंदुवत आवेश गुलाम ने बताया था। स्थिर आवेश होते हैं के बीच में क्या काम करता है, एक बल कार्य करता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बोलते हैं। और उन्होंने स्थिर विद्युत बल के संबंधित कुलाम ने नियम दिया था, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आवेशों के बीच में एक बल काम करता है, जिसके स्थिर विद्युत आवेश कह सकते हैं। हम ये परिभाषा भी कह सकते हैं, एनसीईआरटी की कक्षा 8 की बुक के अंदर ये परिभाषा दे रखी है, प्राकृतिक घटनाएं दे रखा है, उसके अंदर ये दे रखी है कि कोई जब आवेशित वस्तु होती है ना, आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु होती है, वो कोई दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर बल लगाती है, इस बल का जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है स्थिर विद्युत बल। क्या नाम दिया जाता है, स्थिर विद्युत बल दिया जाता है। अब बात करते हैं ये जो आवेश होते हैं, आवेश, आवेश ये उत्पन्न कैसे होते हैं भी, आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं किसी वस्तु पर। आवेश एक तो होते हैं प्लस और एक माइनस आवेश होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं। देखो भी, आवेश दो प्रकार के होते हैं भी, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। एक बार मैं समझा रहा हूँ, फिर इनको लिखा दूंगा सीधे। एक धनावेश, आवेश के जो प्रकार के बारे में बताया था, वो बताया था फ्रैंकलिन ने, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन
बेंजामिन, पूरा नाम है इसका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसके बारे में बताया था? आवेश के प्रकार के बारे में। एक धनावेश बताया था, एक ऋणावेश बताया था। धनावेश के ऊपर प्लस का निशान, ऋणावेश के ऊपर माइनस का निशान। तो ये ध्यान रखना, आवेश दो प्रकार के होते हैं। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है ना, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तब क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। जैसे मैं इन दोनों हाथों को आपस में रगड़ रहा हूं, ठीक है। जब एक कांच के टुकड़े को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है, तब क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? तब उत्पन्न होता है आवेश। ये ध्यान रखना, तब क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है रगड़ने से। और जो रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है ना, रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है वो होता है स्थिर आवेश। क्या होता है? स्थिर आवेश उत्पन्न होता है। रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होता है वो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? स्थिर आवेश उत्पन्न होता है। अगर ये आवेश, तो ये स्थिर का मतलब होता है ये अपने आप स्वयं क्या नहीं करता है, ये स्वयं गति नहीं करता है। ये कक्षा 8 की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वहां स्थिर आवेश उत्पन्न होता है, वो स्वयं गति नहीं करता। अगर जब आवेश गति करता है तो वहां विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वहां क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और जब ये विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना, विद्युत धारा उत्पन्न होने से क्या होता है दोस्तों? इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो, और किसका निर्माण होता है? चुंबकीय बल का क्या हो जाता है? वहां चुंबकीय बल, जब दो गतिशील आवेश होते हैं तब उनके बीच में जो बल लगता है उसका नाम फिर चेंज हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? हम चुंबकीय बल कहेंगे। ये बातें लिखी हुई है। आवेश के बारे में जो बताया था वो थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश के मात्रक देखेंगे आगे, उसके बाद में कुछ गुणधर्म है वो देखेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं स्थिर विद्युत बल। आवेशों के मध्य लगने वाला, स्थिर आवेशों के मध्य आप ये लिखो, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। या हम ये लिख सकते हैं, एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर बल लगाना, बल लगाया जाता है, उस बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ये परिभाषा दे रखी है, ये एनसीईआरटी जो बुक होता है वो क्लास 8 की बुक के अंदर दे रखा है ये परिभाषा। आवेश होते हैं वो, उसके बाद में आगे वाले लिखो, आवेश होते हैं वो घर्षण के द्वारा या रगड़ने से क्या होते हैं? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने या उनके मध्य घर्षण होने से क्या उत्पन्न होते हैं? आवेश उत्पन्न होते हैं। ये बात मैंने बता दी। रगड़न से जो आवेश उत्पन्न होते हैं, आप इसके आगे लिख लेना, वो स्थिर आवेश होते हैं। वो स्थिर आवेश होते हैं, वो स्वयं गति नहीं करते, वो स्वयं गति नहीं करते। अगर आवेश गतिशील हो जाते हैं तो वहां विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और उन गतिशील आवेशों के बीच में लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। तो चुंबकीय बल कहा जाता है, ठीक है। आवेश के बारे में किसने बताया था? थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने बताया था सबसे पहले। आवेश के बारे में किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। उन्होंने एक अंबर का टुकड़ा लिया और ऊन से रगड़ा तो क्या उत्पन्न हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। ध्यान रखना, तो आप सीधा लिख लेना, आवेश के बारे में थेल्स ने बताया था। अंबर को ऊन से रगड़ा तो क्या उत्पन्न कर दिया उन्होंने? आवेश उत्पन्न। इसके बाद में आपको लगाना है आवेश के प्रकार। आवेश के कितने प्रकार होते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार बताए थे। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। एक ऋणावेश होता है। देखो भी, धनावेश और ऋणावेश का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी दो वस्तुएं, जैसे कांच का टुकड़ा है, ऐसा मानो ये कांच का टुकड़ा लिया आपने, टुकड़ा लिया, एक रेशम का टुकड़ा लिया, रेशम का टुकड़ा लिया, एक कांच का टुकड़ा लिया, या आपने कांच का टुकड़ा लिया। कांच के टुकड़े पर हमेशा कौन सा आवेश आता है? धनावेश आता है। क्या आता है? धनावेश आता है। और रेशम का जो टुकड़ा लिया है उस पर हमेशा कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश आता है। ऋणावेश आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उसमें एक धनावेशित हो जाती है, दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। अब ये धनावेशित हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? आवेशों का स्थानांतरण होता है इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है ना। तो धनावेशित का मतलब ये हुआ कि इसमें आवेशों की क्या आ गई? कमी आ गई, आवेशों की कमी हो गई। ये आवेश कहाँ चले गए? इस रेशम के टुकड़े पर चले गए, तब इसका यहाँ ऋणात्मक आवेश आ गए इसके ऊपर। ऋणात्मक आवेश का मतलब है जिस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आएंगे उस पर आवेश की क्या हुई है? वृद्धि हुई है।
और धनावेश आवेश आएंगे उस पर आवेशों की क्या हुई है, हमेशा कमी मानी जाती है। तो आवेशों के ये दो प्रकार होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, प्लस और जो प्लस होता है ना हो, या माइनस और माइनस हो, वो आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और प्लस माइनस होते हैं ना, वो आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखो भी, ये क्या होता है कि कई बार हम पेन का सिक्का निकाल कर सिर पे रगड़ते हैं, रगड़ने से इसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, बालों में भी क्या उत्पन्न हो जाते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब आप इस पेन को या प्लास्टिक की स्ट्रो को अगर आप यहाँ पे रगड़ोगे ना, बालों के रगड़ोगे, तो वहां ऋणावेश, इसके अंदर ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। ध्यान रखना, ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। जब आप छोटे बड़े कण और या कागज के टुकड़ों को अगर आप उस करोगे तो वो चिपक जाएंगी। क्यों, वो कागज के टुकड़े टुकड़े पर क्या है, अगर उस कागज के टुकड़े पर अगर धनावेश है, तो वो जो आपने स्केल ले रखा है वो उसके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो समान जो आवेश आपस में होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश हमेशा आकर्षित करते हैं। जैसे आप देख लेना कक्षा 8 की बुक के अंदर, उसके अंदर एक प्रयोग करके दिखा रखा है कि हम एक यहाँ पे क्या लेते हैं, एक गुब्बारा लेते हैं और एक दूसरा गुब्बारा लगते हैं। इस गुब्बारे के कोई रेशम का टुकड़ा ऐसा मानो रगड़ते हैं, क्या रगड़ते हैं, इस पर रेशम का टुकड़ा क्या करते हैं, रगड़ते हैं। और एक इस पर भी वो रेशम का कपड़ा रगड़ते हैं। तब इन दोनों को आपस में, क्योंकि इस पर आवेश सेम है, इस पर आवेश सेम आएगा, ठीक है, तो ये आपस में पास में लाएंगे ना, तो इनको यहाँ लाके छोड़ोगे तो इनके बीच में दूरी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ध्यान रखना, ठीक है। तो समान आवेश क्या करते हैं, आपस में प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये ध्यान रखना। अब उदाहरण के तौर पर, जब कांच की छड़ी आपको ध्यान में रखने भी पूछे जा सकते हैं कि आप तीनों अलग से ध्यान रखना, तीनों अलग से ध्यान रखना। आपको ये पूछा जा सकता है कि जब रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ को आपस में रगड़ा जाता है या पास में लाया जाता है, रगड़ने के बाद में पास में लाया जाता है, तो बताओ ये आकर्षित करेंगी या प्रतिकर्षित करेंगी। तो आप ये कहोगे इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित। बाहर वाले प्रश्नों में दे रखा है भी, बाहर वाले प्रश्नों में ये दे रखा है कि जो एक प्लास्टिक की स्ट्रो है, मतलब एक पेन का जो है ना सिक्का है, वो आप ऊन के कपड़े से रगड़ते हो, तो क्या वो पर प्लास्टिक की छड़ पर कौन सा आवेश आता है, आप ये कहोगे प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश आता है, उस पर क्या आता है, धनावेश आता है, और दोनों आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अन्य कहते हैं कांच की छड़ को और ऊन का कोई कपड़ा है, उसको आवेशित किया जाता है, दोनों को आवेशित करके उनको पास में लाया जाता है, तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, थे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये तीन उदाहरण याद रखना, कांच की छड़, ऊन का कपड़ा, और बिल्ली की खाल। देखो भी, बिल्ली, ऊन, कांच, ठीक है, बिल्ली, ऊन और कांच, ये तीनों चीज याद रखनी है। बिल्ली की, ऊन और कांच, ठीक है। तो कांच की छड़, ऊन का कपड़ा और बिल्ली की खाल, प्लस आवेश होता है इनके ऊपर। रेशम के कपड़े पर माइनस होता है। एबोनाइट की छड़ होती है, एबोनाइट की छड़ आपने सुना होगा, उस पर माइनस होता है। प्लास्टिक की छड़, स्ट्रो, या जो प्लास्टिक का जो होता है ना, कंगा होता है, कंगा, कंगा होता है, पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ये ध्यान रखना। तो रेशम का कपड़ा, प्लास्टिक और एबोनाइट की जो छड़ होती है, पर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, उस पर धनावेश होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है भी, ध्यान रखना। ठीक है, तो आवेश के हमने प्रकार देख लिए। इसके बाद में आवेश के प्रकार देखने के बाद में आवेश की मात्रक के बारे में देखते हैं। आवेश का जो एसआई पत्ती में जो मात्रक होता है ना दोस्तों, एसआई पत्ती में जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। पहले तो आवेश का सूत्र मुझे बताओ, आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, किस दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। आवेश का सूत्र वैसे तो कोई नहीं होता, पर धारा का होता है क्यू अपॉन टी। एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होते हैं ना, आवेश प्रवाहित होते हैं तो धारा उत्पन्न होती है। मैंने कह दिया ना, स्थिर आवेश होंगे तब धारा प्रवाहित नहीं होगी, जब आवेश गतिशील होंगे ना तब धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ से क्यू का मान निकाल लेते हैं, क्यू बराबर आई टी, इसका सूत्र बराबर आई विद्युत धारा है, टी उसमें लगा हुआ समय, आवेश के प्रवाह में लगा हुआ समय। तो ये हो गया, तो इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। या आप ये कह सकते हो विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और समय को किससे दर्शाते हैं, सेकंड से, सेकंड होता है, सेकंड होता है।
सही क्या बोलते हैं, एम्पियर सेकंड या कूलाम, ऐसा ही पत्ती में इसका। सीजीएस पत्ती में इसकी मात्रक की बात करते हैं कि सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होता है, तो स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है या फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन होता है, ध्यान रखना। एक स्टेट कूलाम बराबर, एक जो कूलाम होता है ना, एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। ये बात ध्यान रखना, एक कूलाम के अंदर स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। अब जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है ना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, वो होता है फेराडे। क्या होता है, फेराडे होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक जो फेराडे होता है ना, एक फेराडे के अंदर आवेश होते हैं वो 96,500 गुलाम आवेश होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और आवेश का जो व्यवहारिक मात्रक होता है ना, व्यवहारिक कहते हैं, प्रायोगिक मात्रक होता है, वो काम में कई बार ये लेते हैं, व्यवहारिक और प्रायोगिक, वो लेते हैं एम्पियर घंटा। एम्पियर आई और टी के स्थान पर यहाँ घंटा ले लिया, सेकंड ने लेकर एम्पियर घंटा, ये लिखा हुआ होता है ए एच, कितने एम्पियर घंटा की इवेंट ए एच। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आवेश का मात्रक होता है, ये बैटरी वगैरह पर लिखा होता है, बैटरी पर लिखा होता है ये। ठीक है, तो ये इसके आवेश के मात्रक की बात हमने कर ली। ये बाद में देखो रटा ब्रो, आवेश का गुणधर्म देख लिया। ठीक है, आवेश का गुणधर्म देख लियो, तो आवेश का गुणधर्म, एक तो योज्यता का मतलब होता है योग योज्यता का मतलब ये होता है कि आवेशों को ध्यान रखना दोस्तों, सीधा बीजीय योग होता है इसका। क्या होता है, बीजीय योग होता है, ये योग, बीजीय क्या होता है, योग होता है। बीजीय योग होता है, जो अदिश राशि होती है ना, अदिश राशि अदिश राशि, उनको बीजीय योग जैसे होता है अदिश राशियों का। जैसे मुझे बताओ, अगर किसी के ऊपर अगर 9 कूलाम आवेश है, 9 कूलाम आवेश है, या 10 कूलाम आवेश है एक पर, और एक पर -10 कूलाम आवेश है, तो इनका जब योज्य योग किया जाएगा ना, तो उसको जिस तरीके से अदिश राशियों को जोड़ा जाता है ना, उसी तरीके से इसमें 9 कूलाम प्लस 10 कूलाम -10 कूलाम, इस तरीके से जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना। बीजीय योग होता है हमेशा इनका। ठीक है, इसीलिए क्या होती है ये आवेश, क्या होता है, आवेश होता है ना, आवेश या विद्युत धारा होती है। आवेश की एक दिशा तो होती है, विद्युत धारा की एक दिशा तो होती है, परंतु क्या होते हैं ये सदिश के जो बीजीय जो नियम होते हैं ना, उनकी क्या नहीं करते, पालना नहीं करते। ये अदिश राशियों की तरह इनको क्या किया जाता है, जोड़ किया जाता है। इसीलिए आवेश और विद्युत धारा क्या होती है, कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। योज्यता योग, संरक्षण, आवेश संरक्षण का मतलब क्या हुआ, आवेश का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ये बेटा ब्रो। संरक्षण का मतलब होता है न तो नष्ट किया जा सकता, जिसे न क्या किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता। ब्रो, एक किसी निकाय के अंदर हमने संवेग संरक्षण में पढ़ा था, किसी एक निकाय के अंदर जब उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है ना, तब संवेग का मान क्या रहता है, हमेशा सुरक्षित रहता है। संवेग को न तो नष्ट किया जा सकता, न उत्पन्न। ऊर्जा संरक्षण का नियम वही क्या है, ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता, न उत्पन्न किया जा सकता, एक रूप से जा सकता। आवेश का संरक्षण भी यही कहता है कि किसी एक निकाय के अंदर आवेश का मान हमेशा सुरक्षित रहता है, आवेश को न तो नष्ट कर सकते, न क्या न कर सकते, उत्पन्न कर सकते। तो यही आवेश संरक्षण का नियम है। ये कोई एक निकाय है, और ये कोई कांच की छड़ ली है, कांच की छड़ ली, और ये रेशम का क्या लिया, रेशम का टुकड़ा लिया, इनको आपस में रगड़ा तो इनके आवेश इसके ऊपर आ जाएंगे। ऐसा मानो कि इसके ऊपर 10 कूलाम आवेश थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको रगड़ने के बाद में इस पर भी 10 कूलाम आवेश थे, इनको रगड़ा तो इनके ऊपर 10 कूलाम आवेश उत्पन्न हो गए, इस पर 10 कूलाम आवेश उत्पन्न हो गए। उसके बाद में ऊपर रगड़ा, तो ये ध्यान रखना, इन दोनों वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है ना, तो एक के आवेश दूसरे पर आ सकते हैं, पर इस निकाय का जो कुल आवेश का मान होता है ना, वो निश्चित रहता है। ऐसा मानो इनके ऊपर प्लस आया और इस पर माइनस आया, इसका मतलब है इनसे आवेश कहाँ आए, इसके ऊपर आए हैं। पर इन निकाय के अंदर जितने भी आवेश हैं उनका मान क्या रहेगा, संरक्षण
संरक्षित रहेगा। ठीक है, संरक्षित आरोग्य। क्वांटीकृत राशि, वो ठीक है भी। आवेश होता है वो कौन सी राशि होती है? क्वांटीकृत राशि होती है। क्वांटीकृत राशि का मतलब ये होता है टाब्रो कि क्यू किसी वस्तु पर जो आवेश होता है ना, वो प्लस माइनस एन ई के क्या होता है? बराबर होता है। ये सूत्र बहुत काम आओगे भी। क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। इसका मतलब क्वांटीकृत राशि का मतलब वही हुआ टाब्रो कि आवेश है ना, आवेश वो इस तरीके से एक सतत नहीं होता। क्या नहीं होता? आवेश सतत नहीं होता। सतत ना होकर, किसी वस्तु पर आवेश सतत ना होकर क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होता है। यहाँ पर क्यू क्या है भी? क्यू क्या है? आवेश है। ये सूत्र लिख लेना भी। क्यू क्या है? आवेश है। किसी वस्तु पर आवेश का मान है एन है। यहाँ पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब है कि प्लस के निशान के हिसाब से है। ठीक है। पूर्णांक संख्या हम ये कह सकते हैं कि माइनस, जब किसी माइनस कब आएगा अभी? माइनस चिन्ह कब आएगा और प्लस चिन्ह कब आएगा? तब किसी पर आवेश है ना, आवेश की वृद्धि होगी। आवेश की वृद्धि की चर्चा हो रही है ना, इसका मतलब है यहाँ माइनस चिन्ह लेना है सूत्र के अंदर। जब आवेश की किसी वस्तु पर कमी की चर्चा हो रही है ना, कमी की चर्चा हो रही है, कमी की चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर क्या लेनी है? हमें प्लस का निशान लेना है। तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, ये सूत्र आपको क्या रखना है भी? ध्यान में रखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन पर वो क्या होते हैं भी? ई का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं वो 1.602 गुणा 10 की पावर माइनस ग्राम आवेश होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे इतने आवेश होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर रहे हैं, ये पूछ ले कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, आप ये बताओगे इतने होते हैं। इस सूत्र का मतलब ये हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दर्शाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर फिक्स आवेश होते हैं, उनका क्या होता है? गुणज होता है। किसी भी वस्तु पर हम ये कह सकते हैं कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। इसका मतलब यही है कि किसी भी वस्तु पर आवेश होता है ना, आवेश, आवेश होता है, वो क्या होता है? वो एक जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, उनका पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है उनका? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब एन का मान यहाँ पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ई हो सकता है किसी पर। ई का मतलब ये होता है 1.602 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। इतना आवेश हो सकता है किस पर? या 1.602 गुणा 10 की पावर 19 गुणा 2, या मतलब 2 ई हो सकता है, 3 ई हो सकता है, 4 ई हो सकता है किसी वस्तु पर आवेश। पर ध्यान रखना ऐसे नहीं होगा 1.2 ई, ऐसा कभी किसी वस्तु पर आवेश नहीं होगा। इसका मतलब आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। एक टुकड़ों में इस तरीके से मान होता है। आवेश का मान एक सतत नहीं होता, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 इस प्रकार से सतत नहीं होकर आवेश क्या है? एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर आवेश का मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के का पूर्ण गुणज होता है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या पूछा जा सकता है आपको? अड़ो न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है ब्रो। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। आपको ये दे सकता है आगे वाला कि किसी वस्तु पर आपको ये दे देगा कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर इतने आवेश होते हैं, तो आपको ये पूछ लेगा बताओ 5 इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो एन के स्थान पर 5 रखना है। 5 और ई का मान ये रख देना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। या एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो क्वेश्चन क्या है कि क्या किसी वस्तु पर 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 20 गुलाम आवेश हो सकता है? 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 20 गुलाम आवेश हो सकता है क्या? ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। कितना आवेश हो सकता है? कि आवेश हमेशा क्वांटीकृत राशि होती है। क्यू आवेश का मान होता है प्लस माइनस एन ई होता है। ई के मान का हमें पता है और क्यू का मान हमें दे रखा है कि इतना आवेश हो सकता है क्या? आवेश इतना तभी होगा जब एन का मान हमें पूर्ण निकल के आएगा, पूर्ण संख्या निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? पूर्ण संख्या। आप यहाँ पे मैंने पूर्णांक इसलिए लिखा है, तीन को मैंने साथ लिया है, तो आप ये कह सकते हो एन है ना वो एक पूर्ण क्या है? पूर्ण
देखो तो मुझे बताओ क्यू के स्थान पर मान रखते हो 3.2 गुणा 10⁻20 बराबर एन। एन का मान हमें निकालना है ई। ई का मान 1.602 गुणा 10⁻19 गुलाम, ये निकल के आता है। तो यहाँ पे एन का मान निकल के आएगा, तो एन वाला ये इसके भाग में चला जाएगा। 1.6 गुणा 10⁻19, ये एन का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो ये 16 दुआ 32, 2 आ गया यहाँ पे, पॉइंट से पॉइंट कट गया नीचे वाला, तो 2 गुणा यहाँ पे 10⁻19 से 10⁻19 कट की 10⁻- से 1 निकल के आ गई, तो 2/10 निकल के आ गया, मतलब 0.2 निकल के आ गया। मुझे बताओ एन का मान कभी ये संभव हो सकता है कि एन का मान हमेशा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके। ठीक है, तो ये किसी वस्तु पर आवेश नहीं टाइप का क्वेश्चन। एक आपको ये पूछा जा सकता है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। एक ये क्वेश्चन है अलग से, आरपीएससी की बुक के अंदर दे रखा था। एक कूलाम कूलाम आवेश आवेश पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये याद कर देंगे भी। एक कूलाम आवेश में तो Q बराबर क्या होता है, +-Ne होता है। Q का मान एक कूलाम दे रखा है, एक कूलाम दे रखा है। N इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है हमें, N का मान पूछा है हमें। ठीक है, N का मान पूछा है तो N गुणा E का मान हमें पता है 1.6, तो 2 गुणा 10⁻⁻, ये होता है। ठीक है, और अब मुझे बताओ एन का मान याद करोगे तो एन बराबर क्या होगा, 1/1.602 गुणा 10⁻−19। अब इस 10⁻−19 को क्या करोगे भी, इसको क्या ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे आप, क्या ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे। तो आप ये लगाओगे 10⁻19/1.602। इसको जब सरल करोगे ना दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना मान आएगा। वो आएगा 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये इतना मान निकल के आएगा, अपने ध्यान रखना, ये इतना मान निकल के आएगा। ये 10⁻19 है, इसको हम 10⁻18 गुणा क्या लिख दें, 10 लिख दें। ठीक है, अब 1.6 का 10 में भाग दोगे तो ये 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल गए। सीधे याद रखना एक कूलाम के अंदर इतने क्या होते हैं, एक कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर आवेश होते हैं 1.602 गुणा 10⁻−19 होते हैं। और ये 6.25 गुणा 10⁻18 दो अलग अलग राशियों में भी 1.602 गुणा 10⁻−19 कूलाम, ये तो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होते हैं, और ये एक आवेश पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कंफ्यूज हो जाए बच्चा, तो ये आ गया, क्वांटीकृत राशि वाले हो जाएंगे। उसके बाद में क्या है भी, और तो कुछ टर्म है ही नहीं शायद तक। स्थानांतरित राशि, आवेश क्या होते हैं भी, क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। और हमने ये देखा भी है भी, आवेश आवेश क्या होते हैं कि अगर हम किसी वस्तु के अंदर आवेश उत्पन्न हो रखे हैं ना, तो अगर हम उसको छूएंगे, जैसे ऐसा मानो कि यहाँ पे कोई आवेश उत्पन्न हो रहे हैं और ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा मानो किसी सड़क के ऊपर प्लस प्लस आवेश है। आवेश को किससे मापा जाता है अभी, विद्युत दर्शी नाम का एक उपकरण होता है, उससे आवेश किसी वस्तु के अंदर है या नहीं उसका पता लगाया जाता है। तो ये एक दूसरे को प्रतिष्ठित कर रही है। जब आप इसको छुओगे ना, तो क्या होंगे, ये आवेश आपके अंदर से होकर पृथ्वी के अंदर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। तब ये वापस में क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो आवेश होते हैं वो अपने शरीर से होकर पृथ्वी के अंदर स्थानांतरित होते हैं ना, उस प्रक्रिया को कहते हैं भू संपर्कण। ये प्रक्रिया कहते हैं। ये भूसंकल्पित तार वगैरह लगाए जाते हैं ना, क्योंकि जब कोई विद्युत धारा एक तरीके से आवेशों का प्रवाहित तो है, कोई चीज में अगर जब करंट वगैरह आ जाता है तो आवेश हमारे से होकर क्या चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो भूसंकल्पित तार लगाए जाते हैं, इसी कारण लगाए जाते हैं वो घरों के अंदर। ठीक है, तो स्थानांतरित राशि होती है। बिजली वगैरह के बारे में बताया गया है अभी, तो बिजली वगैरह गिरती है ना, वो क्यों गिरती है अभी, बिजली क्यों गिरती है पता है आपको, बिजली बनती कैसे है अभी, बिजली ये बनती है, ये कोई बादल है, दो बादलों के आपस में टकराने से भी बन सकती है, अलग अलग तरीके से होते हैं भी। दो बादल आपस में टकराएंगे तो भी क्या बन सकती है, उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है ना, आपस में टकराएंगे तब क्या बन जाएगी, बिजली बन जाएगी ऊपर।
और जब क्या होता है कि नीचे से है ना, नीचे से बिजली गिरती क्यों है, अभी मुझे ये बताओ। बिजली का मतलब यही है कि जब नीचे से क्या जाती है, गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर से क्या आती है, बरसात वगैरह आती है ना, तब ये आपस में मिलते हैं, इनके बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होने से वहां क्या बन जाती है, अभी बिजली बन जाती है। बिजली बन जाती है, तड़ित बोलते हैं जिसको, तड़ित बोलते हैं। और होता क्या है कि जो एक बादल होता है ना, बादल होता है, उसके ऊपर क्या होता है अभी, प्लस, और नीचे क्या होता है, ये माइनस जो होते हैं ना, आवेश, ये उत्पन्न होते हैं अभी। ठीक है ना, ये आपस में जब घर्षण करती है ना, ये नीचे से वायु जाती है, ऊपर से ठंडी वायु आती है, या हम ये कह सकते हैं बरसात आती है, तो ये घर्षण करती है ना, तो ये बादल के ऊपर इस तरीके से आवेश बन जाते हैं। अभी ऊपर प्लस बनता है, नीचे क्या बनता है, माइनस बनता है, ये ध्यान रखना। अब कई बार बिजली क्यों गिरती है अभी, इस पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जहां पर धनावेश ज्यादा होता है ना, जहां पर धनावेश ज्यादा दिखेगा, तो मुझे बताओ ये ऋणावेश धनावेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ऊंचे स्थान होते हैं ना, उनके ऊपर क्या होते हैं भी, ऊंचे जो स्थान बने होते हैं उनके ऊपर बिजली ज्यादा गिरने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऊंचाई पर होंगे तो ये माइनस और प्लस क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, आकर्षित होंगे। आकर्षित होंगे तो ये बिजली इसके ऊपर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, और बिजली से कैसे बचा जा सकता है अभी, एक तो आप खुला जो ग्राउंड होता है ना, खुला ग्राउंड में आप को एक स्थान पर रुके रहना है। भी अगर कहीं बिजली गर्जन हो रही है तो आपको एक स्थान पर रुके रहना है, क्योंकि अगर आप एक स्थान पर नहीं रुकोगे, आप दौड़ोगे, तो ऐसा मानो पृथ्वी और आपके पैरों के बीच में घर्षण लगेगा, घर्षण से आवेश उत्पन्न हो सकते हैं। और धन आवेश अगर वहां पे बन गए तो ये संभावनाएं बनती है कि यहाँ से ये बिजली आपके ऊपर गिर सकती है। खुले मैदान के ऊपर अगर आप ऊपर आराम से बैठ जाओ, दौड़ो वगैरह मत, और जहाँ धनावेश इनको मिलेंगे ना, ऋणावेश को, तो ये इसको आकर्षित कर लेगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा 8वीं क्लास के अंदर ये दे रखा है। चलो, तो ये आवेश के गुण धर्म क्या हो गए अपने, कंप्लीट हो गए। के बाद में और क्या रह गया अभी, विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी एक ऐसी युक्ति है जिससे कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, उस चीज का क्या चलता है, पता चलता है। उसके बाद में कुलाम का नियम। कुलाम का नियम मैं आपको बता देता हूँ। कुलाम का नियम स्थिर बल के बारे में बताता है, फिर विद्युत विद्युत बल के बारे में बताता है। इन्होंने ये कहा था कि जो आवेश होते हैं ना, आवेश वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, वह बिंदुवत बिंदुवत स्थिर स्थिर व बिंदुवत आवेश, ये कह सकते हैं, स्थिर व बिंदुवत आवेश तो के बीच क्या लगता है, स्थिर विद्युत बल लगता है। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे दो आवेश हैं, बिंदुवत आवेश हैं, एक Q1 मान लीजिए, एक क्या मान लीजिए, Q2 मान लीजिए। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, d मान लीजिए आप। उन्होंने कहा था कि ये जो स्थिर विद्युत बल होता है ना, अफ, वो क्या होता है, समानुपाती होता है Q1 और Q2 के समानुपाती होता है। और ये अफ व्युत्क्रमानुपाती होता है d स्क्वायर के। वहाँ r स्क्वायर था, यहाँ r ने मान कर d मान लीजिए, दूरी है दोनों के बीच में, यहाँ d स्क्वायर। अप होता है ना, अप वो समानुपाती होता है Q1 Q बटा d स्क्वायर के। समानुपाती स्थिरांक हटाते हैं तो यहाँ k आता है Q1 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र निकल के आता है। वहां अप बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर, ये पढ़ के आए थे, सेम ही सूत्र है। यहाँ m1 m2 के स्थान पर Q1 Q2 आ गए। ठीक है, तो आप बता सकते हो स्थिर विद्युत बल किस पर निर्भर करता है, या आप बता सकते हो भी इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर के होता है ना, वो इसको कूलाम स्थिरांक कह सकते हो, कूलाम स्थिरांक भी बोल सकते हो, या स्थिर विद्युत स्थिरांक भी बोल सकते हो, स्थिर विद्युत स्थिरांक भी बोल सकते हो। और जो के का जो मान होता है ना, वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। ये के का मान फिक्स होता है, यही है कुलाम का नियम, यही है। ठीक है, तो ये कुलाम का नियम निकल के आ गया। अब मुझे बताओ, आपने कुछ ऐसे उदाहरण देखे हैं क्या दैनिक जीवन में, कि विद्युत बल के दैनिक जीवन में उदाहरण देखे हैं क्या। जैसे टीवी की स्क्रीन है, भी टीवी की स्क्रीन है, तो टीवी की स्क्रीन के ऊपर हमने धूल के कण जमे हुए देखे हैं, क्योंकि इसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके अंदर आवेश होते हैं, तो वो धूल के कण क्या कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तब ये उदाहरण देखा है आपने। दूसरा और कोई उदाहरण बताओ मुझे। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि वायुयान के जो टायर होते हैं ना, टायर वो आंशिक रूप से क्या बनाए जाते हैं, चालक पदार्थों के बनाए जाते हैं।
वो आवेशों के स्थानांतरण करने के लिए बनाए जाते हैं। जो वायुयान होते हैं ना, वायुयान, वायुयान जब उड़कर पृथ्वी के ऊपर जब आते हैं ना, तब उन पृथ्वी और उनके बीच में क्या उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण उत्पन्न होता है, उससे आवेश उत्पन्न हो सकता है, और आवेश से क्या लग सकती है, वहां आग लग सकती है, आवेश उत्पन्न हो सकते हैं वहां पे। तो उनसे बचने के लिए उनके टायर होते हैं, वो चालक धातु के बनाए जाते हैं, जिनसे वो आवेश क्या हो जाए, पृथ्वी के अंदर भूसंकल्पित हो जाए, पृथ्वी के अंदर चले जाए। ठीक है। और आपने ये देखा होगा कई बार क्या होते हैं, कोई वाहन वगैरह होते हैं, वो विस्फोटक पदार्थ लेके जाते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहनों के अंदर, तब उनके अंदर आप देखना कि एक छड़ सी लगी होती है, जो कि नीचे पृथ्वी के क्या करती है, वो टच करती हुई जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि अगर बाई चांस वो विस्फोटक पदार्थ हैं, वहां अगर आवेश उत्पन्न हो जाए, आवेश घर्षण के कारण कहीं आवेश उत्पन्न हो जाए, आवेश उत्पन्न होने से वहां क्या लग सकती है, भी उनके अंदर विस्फोटक पदार्थ के अंदर आग लग सकती है। उससे बचाने के लिए वो आवेश पृथ्वी के अंदर स्थानांतरित करने के अंदर वो छड़ उसके लटकाई जाती है। और देखो, गुब्बारे को कपड़े से रगड़ने पर उनका दीवार से चिपक जाना, गुब्बारे को अगर आप इसे रगड़ोगे भी, कपड़े से रगड़ोगे ना गुब्बारे को कपड़े से रगड़ोगे, तो क्या होगा भी, गुब्बारे को कपड़े से रगड़ोगे और फिर उनको दीवार के चिपकाओगे ना, तो चिपक जाएंगे। वो आवेश के कारण होता है, यहाँ रगड़ने से इसके अंदर आवेश उत्पन्न होंगे। ये आरबीएस बुक के अंदर उदाहरण दे रखा है अभी, कि स्थिर विद्युत बल के कारण ऐसा देखने को मिलता है। वो ये पूछेगा आपको कि किसी गुब्बारे को एक कपड़े से रगड़कर दीवार के पास लेके जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। वहां पर कौन सा बल लगता है? आप कहोगे स्थिर विद्युत बल लगता है। रगड़ने से आवेश उत्पन्न आवेश उत्पन्न होगा, बल लगेगा भी। तो ये कुछ क्या है, उदाहरण हैं जो आपके सामने रखे हैं। आई होप कि ये आपकी समझ में आया है। अभी अगली क्लास में हम ये क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय बल के बारे में देख लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। और ऊपर बेल आइकन है, उसको भी आप दबा सकते हो, जिससे आपको आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद।